हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज से हमारी साइंस की मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपके एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के लिए। यहाँ पे हम पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके साथ जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू प्रश्न हैं, उनको भी साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे। और यहाँ पे सिर्फ हम प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, उससे जो भी डिटेल बन सकती हैं हर एक प्रश्न से, उसको डिस्कस करते चलेंगे। और साथ ही और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो भी साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे। इसलिए ये जो मैराथन क्लासेस चलाई जा रही हैं, ये मैराथन क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपका साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैराथन क्लासेस आपकी अभी से लेके आज से स्टार्ट हो रही हैं, आपके एग्जाम तक चलाई जाएंगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मुख्य घटक के रूप में हाइपोथैलेमिक डाउन ग्रोथ और तंत्रिका ऊतक है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पूर्वकाल पिट्यूटरी यानी एंटीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल जिसको अधिवृक्क बोलते हैं, या फिर थाइमस। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्च पिट्यूटरी या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। किस नाम से जाना जाता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस नाम से भी जाना जाता है। ये वास्तव में जो हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस का नीचे की ओर एक बढ़ा हुआ भाग होता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका का जो एक्सोन होता है, तंत्रिका कोशिका का एक्सोन वाला पार्ट और न्यूरो सेक्रेटरी फाइबर्स होते हैं। जो पश्च पिट्यूटरी होती है ये खुद से हार्मोन नहीं बनाती है, लेकिन जो एडीएच होता है, एडीएच को और किस नाम से जाना जाता है? वेसोप्रेसिन के नाम से जाना जाता है। और एक और हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हाइपोथैलेमस से बनाकर संग्रहित और स्रावित करने का काम करती है, लेकिन ये खुद से कोई भी हार्मोन का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्च पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईंधन के प्रमुख घटक हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, या सल्फर और हाइड्रोजन। बताइए ईंधन या फिर फ्यूल के प्रमुख घटक क्या होते हैं? उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ईंधन क्या होता है, फ्यूल क्या होता है। तो जो भी पदार्थ जलने पे ऊर्जा देता है, जब भी उसको जलाया जाए तो ऊर्जा दे या ऊष्मा दे तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूल या ईंधन बोला जाता है। और अधिकांश जितने भी ईंधन है ना, चाहे वो लकड़ी हो या फिर कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, जितने भी ईंधन हैं, इनका मुख्य घटक क्या होता है? एक तो कार्बन होता है, मुख्य घटक क्या है? कार्बन, और दूसरा क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। एक तो कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन होता है। अब कार्बन क्यों होता है? जब भी कार्बन को जलाया जाता है ना तो ये CO2 देता है, यानी जब भी कार्बन का दहन होता है तो ये CO2 बनाता है और बहुत ज़्यादा ऊष्मा को क्या करता है? एक्सक्रीट करता है, निकालने का काम करता है। और दूसरा हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन का दहन होता है तो ये जल बनाता है, और जल बनाने के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उत्पन्न करता है। इसीलिए ईंधन के प्रमुख घटक के रूप में कार्बन और हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। वहीं पे ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जो ऑक्सीजन होता है ना, ये जलने में सहायक होता है, ये ईंधन का प्रमुख घटक नहीं होता। और अगर सल्फर की बात की जाए तो ये सल्फर कुछ ईंधनों में अशुद्धि के रूप में उपयोग होता है। कुछ जो भी ईंधन है, कुछ ईंधनों में अशुद्धि के रूप में उपयोग होता है। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक निकेत को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, शिकारियों की उपस्थिति, या फिर मॉइस्चर। बताइए यहाँ पे कौन सा पारिस्थितिक निकेत, इसी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल नीच। क्या बोला जाता है? इकोलॉजिकल नीच बोला जाता है। तो कौन सा इसको प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान चर या फिर वेरिएबल मास। ये पारिस्थितिक निकेत को प्रभावित नहीं करता है। अब पारिस्थितिक निकेत या फिर इकोलॉजिकल नीच होता क्या है? तो किसी भी पर्यावरण में, किसी भी जीव का पर्यावरण में क्या भूमिका है, ठीक है, उसकी क्या भूमिका है, उसकी क्या स्थिति है,
और उसकी स्थिति के अलावा उसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताएं के अलावा उसका आपस में संबंध कैसा है, पारस्परिक संबंध कैसा है, इसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल नीड्स बोला जाता है। और जो इकोलॉजिकल नीड्स है ना वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक है अजैविक फैक्टर यानी एबायोटिक फैक्टर और दूसरा है जैविक फैक्टर, ठीक है, जैविक फैक्टर। अब अजैविक फैक्टर में क्या क्या आते हैं, तो अजैविक फैक्टर में टेम्परेचर आ जाएगा, तुम्हारा पोषक तत्व आ जाएगा, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, अजैविक फैक्टर में। लाइट यानी प्रकाश आ जाएगा अजैविक फैक्टर में, जल आ जाएगा और पीएच आ जाएगा, ये सब किस में आ जाएंगे, अजैविक फैक्टर में। और जैविक फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, तो जैविक फैक्टर में आ जाएगा कि वहाँ पे कितने शिकारी प्रेजेंस हैं, यानी शिकारियों की उपस्थिति आ जाएगी, उसके अलावा कितना प्रतियोगिता है, जितने भी जीवधारी हैं उनके बीच में कैसी प्रतियोगिता है ये आ जाएगा। और प्रतियोगिता के अलावा उनका सहजीवन भी आ जाएगा, तो कितने जीव हैं जो सहजीवन जीवी यानी सहजीवी रूप में जीते हैं। और क्या आ जाएगा इसके अलावा, और क्या आ जाएगा बताइए, इसके अलावा और क्या आ जाएगा, उनकी परजीवता आ जाएगी कि यानी कितने जीव हैं जो परजीवी के रूप में जीवन जीते हैं, ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएगा, जैविक फैक्टर के रूप में आ जाएगा। जो इकोलॉजिकल नीड्स है ये अजैविक और जैविक दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये मास वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। मास वेरिएबल क्या होता है कि कोई भी परिस्थिति या फिर पर्यावरण क्या है, ये मतलब ना तो अजैविक में आता है और ना ही जैविक में आता है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति की निकेत या इकोलॉजिकल नीच को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं ही पूछा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुमत कार्बन उत्सर्जन या उत्सर्जित कार्बन के बीच में क्या अंतर होता है, कार्बन क्रेडिट, कार्बन डिफरेंस, कार्बन अंतर जिसको बोलते हैं, कार्बोनिका या फिर कार्बन उत्सर्जन। यानी अनुमत कार्बन उत्सर्जन और उत्सर्जित कार्बन के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोला जाता है। अनुमत कार्बन उत्सर्जन मतलब क्या समझते हैं कि परमिटेड कार्बन इमिशन, यानी कितनी परमिट है कार्बन उत्सर्जित करने की। और उत्सर्जित कार्बन मतलब क्या होता है कि कितना आप एक्चुअल में इमिटेड कर रहे हैं, कितना आपका एक्चुअल में कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं। तो इनके बीच का जो अंतर होता है, ज्ञात अंतर होता है, उसको कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। अब ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है, तो सरकार या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार किसी भी देश को या किसी भी कंपनी को जितनी परमिशन दी जाती है, किसी भी कंपनी को जितनी कार्बन एक सीमा फिक्स की जाती है कि इस सीमा तक आप कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं, अनुमति दी जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, कार्बन क्रेडिट बोला जाता है, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट आपको समझ में आ गया। बाकी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वायरस प्रोसेसेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, यानी वायरस में अपना खुद का चयापचय प्रणाली होती है। जितने भी वायरस होते हैं विषाणुओं में आरएनए और डीएनए दोनों होता है, ठीक है। तीसरा है विषाणु बाध्यकारी परजीवी हैं, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। विषाणुओं के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरसेस इज नोन एज कैप्सिड। बताइए करेक्ट आंसर वायरस के बारे में कौन सा सही कथन हो जाएगा, ठीक है। उसके पहले आप ये बताइए वायरस होता क्या है, विषाणु क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म कण या ऐसे जीव जो कि केवल और केवल होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं, यानी जब भी ये होस्ट सेल पे होंगे तब ये कैसे होंगे, एक्टिव फॉर्म में होंगे। जब भी ये जीवित कोशिका में होंगे तो ये सक्रिय होंगे, और जब ही ये जीवित कोशिका से बाहर आ जाते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको वायरस बोला जाता है। इसीलिए इनको ये जो प्रणाली जो प्रक्रिया फॉलो करते हैं ना कि होस्ट सेल पे गए तो एक्टिव और होस्ट सेल से बाहर आ गए तो निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इसी कारण ही इनको बाध्यकारी परजीवी या ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। और बाकी अगर दूसरे ऑप्शन पे ध्यान दें तो वायरस की अपनी चयापचय प्रणाली होती है, तो बिल्कुल नहीं होती। ये होस्ट सेल पे टोटली डिपेंड करते हैं, तो इनकी खुद की कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है। दूसरा है सभी विषाणुओं में आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं, तो नहीं, या तो विषाणुओं में आरएनए पाया जाता है या तो फिर उनमें डीएनए पाया जाता है, कोई एक ही चीज पाई जाती है, दोनों नहीं पाया जाता। अब विषाणुओं के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहते हैं, तो देखिए इसके बारे में देखिए, दो चीज दिया है, एक क्या दिया है, कैप्सिड दिया है, और दूसरा दिया है न्यूक्लिक एसिड। क्या दिया है, न्यूक्लिक एसिड। तो कैप्सिड क्या होता है, कैप्सिड एक प्रकार का प्रोटीन का आवरण होता है। क्या होता है, ये प्रोटीन आवरण होता है। वहीं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये या तो आरएनए होगा
या तो आरएनए होगा या तो फिर क्या होगा, डीएनए होगा, कोई एक होगा। तो ये दोनों क्या हैं, दोनों इंडिविजुअल चीज़ें हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं, इसीलिए न्यूक्लिक एसिड को कैप्सिड नहीं कहा जाता। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शब्द गुणसूत्र डैश डैश द्वारा पेश किया गया था, ब्रिजेश द्वारा, वाल्डेयर द्वारा, बल्बियानी द्वारा या फिर फ्लेमिंग द्वारा। गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाल्डेयर द्वारा। वाल्डेयर द्वारा 1888 में गुणसूत्र शब्द दिया गया था। गुणसूत्र जो शब्द है, गुणसूत्र मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम शब्द जो है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा है, ग्रीक भाषा का शब्द, जहाँ पे क्रोमा मतलब होता है कलर, क्रोमा मतलब क्या होता है, रंग, वहीं पे जोम मतलब क्या होता है, शरीर, जोम मतलब क्या होता है, बॉडी। यानी क्रोमोसोम मिला के क्या बोला जाएगा, रंगीन बॉडी, रंगीन बॉडी, यानी रंगीन जो शरीर है इसको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम। अब क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं ये रंग को आसानी से ग्रहण करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्रोमोसोम पड़ा। बाकी ब्रिजेश ने किसके बारे में बताया था? तो ब्रिजेश ने नॉन डिसजंक्शन के बारे में बताया था। किसके बारे में, नॉन डिसजंक्शन के बारे में बताया था। बल्बियानी ने किसके बारे में बताया था? तो बल्बियानी ने विशाल गुणसूत्र, जिसको बल्बियानी रिंग भी कहा गया था, तो इन्होंने विशाल गुणसूत्र की संरचना के बारे में बताया था, विशाल गुणसूत्र संरचना के बारे में बताया था। वहीं पे जो फ्लेमिंग है, तो फ्लेमिंग ने माइटोसिस के बारे में बताया था। माइटोसिस यानी क्या बोलते हैं, सूत्री विभाजन। किसके बारे में, सूत्री विभाजन के बारे में बताया था। तो कहाँ, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस में वायुमंडल में सबसे अधिक सांद्रता होती है? ये आपका पीवाईक्यू प्रश्न है। ऐसे ही ये मत सोचिएगा कि इजी प्रश्न उठा के लेके चले आए, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। देखिए वायुमंडल में जितनी भी गैसें होती हैं ना, सारी अलग अलग रेशियो में, अलग अलग अनुपात में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे अधिक सांद्रता किसकी होती है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, वहीं पे ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, ऑर्गन 0.93% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% पाया जाता है। तो सबसे अधिक सांद्रता किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। अगला प्रश्न है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Sb होता है? सिलिकॉन का, सैमरियम का, स्कैंडियम का या फिर एंटीमनी का? बताइए किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Sb होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले देखिए सिलिकॉन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, Si होता है। सैमरियम का क्या होता है, Sm होता है। स्कैंडियम का क्या होता है, Sc होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बचा, आंसर बचा एंटीमनी। एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, Sb होता है। क्या होता है, Sb। और जो एंटीमनी होती है ना, एक प्रकार की अर्ध धातु होती है या फिर मेटलॉइड होती है। ठीक है, आप ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा, ये पूछी जा सकती हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गैस को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर नाइट्रस ऑक्साइड को? ये भी आपका पीवाईक्यू प्रश्न है, ये भी ऐसे मन से उठाया प्रश्न नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके फॉरेस्ट गार्ड का। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की विशेषता इसके माध्यम से स्पष्ट हो सकती है, जनसंख्या घनत्व या फिर परिक्षेपण। आपको सही कोड का चयन करना है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, यानी ना तो एक और ना ही दो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए जनसंख्या की विशेषता किसके माध्यम से स्पष्ट हो सकती है, इसके लिए दो चीज़ें, एक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व मतलब क्या समझते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन डेंसिटी हो, और परिक्षेपण मतलब क्या समझते हैं, डिस्पर्सन। प्रक्षेपण मतलब क्या होता है, डिस्पर्सन। अब डेंसिटी या डिस्पर्सन क्या होता है, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि एक फिक्स एरिया में, मान लीजिए ये एरिया है, इस एरिया में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। यानी इस एरिया में 900 व्यक्ति रह रहे हैं या 1000 व्यक्ति रह रहे हैं, कितने व्यक्ति रह रहे हैं, इसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। यानी एक एरिया में कितने कम व्यक्ति रह रहे हैं या फिर कितने अधिक व्यक्ति रह रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। और वहीं पे अगर परिक्षेपण की बात की जाए तो परिक्षेपण क्या होती है, तो यह
ये बताता है कि किसी क्षेत्र में किस प्रकार व्यक्ति फैले हुए हैं। अब किस प्रकार से मतलब कि किसी समूह के रूप में फैले हुए हैं या फिर समान रूप में फैले हुए हैं। समान और समूह रूप में मतलब क्या समझते हैं कि एक समूह यहाँ पे फैला है, फिर दूसरा समूह यहाँ पे फैला है। और समान रूप से मतलब कि एक इक्वल डिस्टेंस में व्यक्ति रहते हैं, इतने किलोमीटर के अंदर एक घर है, ये क्या होता है समान रूप में फैलना। और एक क्या है रैंडम फैलना। रैंडम फैलना मतलब कि कोई यहाँ पे रह रहा, कोई यहाँ पे रह रहा, कोई इसका सीक्वेंस नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं रैंडम फैलना। तो किस क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में किस प्रकार व्यक्ति फैले हुए हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है परिक्षेपण या फिर डिस्पर्सन। तो किसी भी जनसंख्या की विशेषता बताने के लिए जनसंख्या घनत्व की भी जरूरत होती है और परिक्षेपण की भी जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मौजूद होता है वह डैश डैश अवस्था होती है। ठोस की, द्रव्य की, गैस की या फिर दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। आणविक आकर्षण मतलब क्या समझते हैं, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब कि जैसे ठोस है ना, ठोस के देखिए अणु बहुत पास पास होते हैं। अब जब अणु पास पास होते हैं तो इनके अणुओं का बीच जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लेकिन अगर स्पेस की बात की जाए कि अणुओं के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। वहीं पे अगर द्रव की बात करें तो यहाँ पे अट्रैक्शन, अणुओं के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो ठोस से कम होता है। क्या होता है, ठोस से कम होता है। लेकिन अणुओं के बीच में अगर स्पेस की बात की जाए कि अणुओं के बीच में गैप कितना है, तो ठोस से ज़्यादा होता है, ठोस से ज़्यादा होता है किसमें, द्रव्य में। लेकिन गैसियस स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पे अणुओं के बीच अट्रैक्शन सबसे कम होता है और जो स्पेस होता है वो सबसे अधिक होता है, अणुओं के बीच स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि आणविक अट्रैक्शन जिस अवस्था में मजबूत होते हैं, तो सबसे मजबूत किस में होगा, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में होगा। और यहाँ पे देखिए स्पेस के बारे में पूछ सकता है कि आणविक स्पेस जो होता है किस अवस्था में सबसे कम होता है, तो किस अवस्था में सबसे कम होता है, ठोस में, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दो प्रोपेनॉन या डाइमिथाइल कीटोन के रूप में भी जाना जाता है, एसीटोन को, सोडियम फॉस्फेट को, फॉर्मेल्डिहाइड को या फिर एथेनॉल को। किसे दो प्रोपेनॉन या डाइमिथाइल कीटोन के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एसीटोन। ठीक है, दो प्रोपेनॉन या डाइमिथाइल कीटोन ये एसीटोन को कहा जाता है। एसीटोन का ही दूसरा नाम होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COCH3, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये सबसे सरल कीटोन होता है। अगर सबसे सरल कीटोन की बात की जाए तो क्या होता है, एसीटोन होता है। इसी का IUPAC नाम क्या होता है, दो प्रोपेनॉल, या फिर इसको प्रोपेनॉन के नाम से भी जाना जाता है, नॉन के नाम से जाना जाता है, या दो प्रोपेनॉन इसको बोला जाता है। और सामान्य नाम इसका क्या होता है, एसीटोन होता है। वहीं पे अगर सोडियम फॉस्फेट की बात करें तो ये एक प्रकार का सॉल्ट है, ये कीटोन नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है, ये भी कीटोन नहीं है। HCHO ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है। और वहीं पे इथेनॉल क्या है, ये एक प्रकार का एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है, ये भी कीटोन नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पोषी स्तर की विशेषता नहीं है, वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, वे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, अन्य ट्रॉपिक स्तर में उनकी ऊर्जा सबसे कम होती है, या इस स्तर में ज़्यादातर पौधे होते हैं। देखिए प्रथम पोषी स्तर से आप क्या समझते हैं, और यहाँ पे नहीं पूछा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रथम पोषी स्तर मतलब क्या आ जाता है, प्रोड्यूसर। क्या आ जाएगा, प्रोड्यूसर आ जाएगा, उत्पादक आ जाएगा। और जितने भी उत्पादक होते हैं ना, ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है। और ये क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे प्रथम पोषी स्तर पे प्रोड्यूसर के रूप में ज़्यादातर हरे पौधे होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब जब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो इनमें ऊर्जा सबसे अधिक होगी, सबसे कम नहीं होगी, क्या होगी, सबसे अधिक होगी। और वैसे भी जो ऊर्जा स्तर का नियम क्या
बताता है कि हर एक स्तर में, हर एक पोषण स्तर में सिर्फ 10% एनर्जी बचती है, बाकी एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो जो प्रोड्यूसर होंगे इनके पास कंप्लीट एनर्जी होगी, तो इनके पास ऊर्जा सबसे अधिक होगी, ना कि सबसे कम होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम या फिर प्रबलता? बताइए आंसर क्या होगा। देखिए तरंग दैर्घ्य क्या होता है, दो क्रमागत श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, दो क्रमागत श्रृंग या फिर गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसको तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम, दोलन का अधिकतम जो विस्थापन होता है, जो भी दोलन है, दोलन का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। वहीं पे लाउडनेस क्या होता है, कितनी तीव्र या कितनी तेज जो आवाज़ है वो महसूस होती है, उसी को लाउडनेस कहा जाता है। और यहाँ पे क्या पूछा है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, यानी एक सेकंड में किए गए कुल दोलन की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नैनो सेकेंड एक सेकेंड का डैश डैश भाग होता है, 1,00,000वां, 1 अरबवां, 100वां या फिर 1 दसवां। एक नैनो सेकेंड बराबर क्या होता है, एक नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻9। ये क्या होता है, एक नैनो सेकेंड बराबर 10⁻9 सेकेंड होता है। तो 10⁻9 सेकेंड मतलब 1 बिलियंथ भाग, यानी 1 अरबवां भाग होता है। एक नैनो सेकेंड बराबर एक सेकेंड का कितना भाग होता है, 1 अरबवां भाग होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल का 78% हिस्सा बनाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर गंधक? बताइए कौन हमारे वायुमंडल का 78% हिस्सा बनाती है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें ज़्यादातर आपके पीवाईक्यू प्रश्न ही हैं, और वो पीवाईक्यू प्रश्न हैं जो कि आपके फॉरेस्ट गार्ड में ही पूछे गए हैं और जेल प्रहरी के एग्जाम में ही पूछे गए हैं, किसी अदर एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं है। तो हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मैराथन सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा, जो कि आपके एग्जाम तक चलाई जाएगी। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जहाँ पे सीक्वेंस वाइज आपकी हर एक क्लासेस उपलब्ध होंगी। बाकी आपको थ्योरी की तैयारी करना है तो एनसीईआरटी की क्लासेस भी चल रही हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाके अपनी थ्योरी भी कंप्लीट कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है। और यहाँ पे आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल ही रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट साइंस वाले पोर्शन का रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट साइंस की तैयारी हो जाएगी। बाकी आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।